composition of two SHMs having same period and along the straight line, having same period and along the straight line. ठीक है, तो दो SHM है जिनको कंबाइन करेंगे हम लोग, उनका पीरियड सेम है और दे आर एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन। अब देखो ये इस चैप्टर में तो देखा जाए तो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड है ज़्यादातर ये टॉपिक, ये आगे जाकर आपको वेव्स चैप्टर में बहुत हेल्प करेगा। अगर इस पर अभी आप ध्यान देंगे तो वेव्स का बहुत इजीली जम जाएगा आपको। मान के चलो आपके पास दो पार्टिकल है जो SHM परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, और आपने उनको कंबाइन कर दिया है, कॉम्बिनेशन कर दिया है। आप जैसे इसमें मिसाल के तौर पे आप ऐसा देख सकते हैं, मान लो कि ये आपका कोई तो भी एक स्प्रिंग था या कोई भी एक ऑब्जेक्ट था जो इंडिपेंडेंटली आगे पीछे ऑसिलेट करता था, है ना, तो उसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बनता है? x1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। इसके डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बनता है? x1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1। अब ऐसे ही एक और ऑसिलेशन परफॉर्म करने वाला पार्टिकल है, उसके डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? x2 इज इक्वल्स टू a2 साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 2, अब मैंने मान के चलो कि इन दोनों को मिला दिया, ज्वाइंट कर दिया, है ना, ये दो स्प्रिंग थे, दो ऑब्जेक्ट थे जो ऑसिलेट कर रहे थे, इन दोनों को मिला दिया। अब मिलाकर एक बड़ा या छोटा जो भी है एक नया SHM तैयार हुआ। अब अगर मिलाने के बाद एक नया SHM तैयार हुआ तो उसकी इक्वेशन क्या बनेंगी? x इज इक्वल्स टू x1 प्लस x2 बनेगी, है ना। ये अलग डिस्प्लेसमेंट था, ये दूसरे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट था, दोनों मिलकर अब नया डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? दोनों का क्या करो? एडिशन करो। तो चलो ठीक है, a1 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 1 प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा 2। ठीक है, अब हमारे पास ये इक्वेशन आई। अब मैं क्या करने वाला हूं, उसमें साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाने वाला हूं। साइन a प्लस बी क्या बोलता है? साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी। तो a1 बाहर, साइन दो साइन हो गए, हाँ, साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1 प्लस a2 बाहर, साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2। ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई, आ गया ना बराबर? साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2। ओके ठीक है, अब a1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a1 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 1 प्लस a1 कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 1 प्लस a2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, a2 साइन ओमेगा टी कॉस अल्फा 2 प्लस a2 इंटू कॉस ओमेगा टी साइन अल्फा 2। ओके भैया, अब आगे क्या? अब मैं क्या करूँगा बेटा, ये वाले टर्म में से और ये वाले टर्म में से साइन ओमेगा टी को कॉमन निकालूंगा। तो निकालो भैया, साइन ओमेगा टी, उसके जगह क्या लिख सकते हैं उसके अंदर कॉमन निकाले बाद? a1 कॉस अल्फा 1 और प्लस यहाँ पर क्या रह जाएगा? a2 कॉस अल्फा 2। अब जाहिर बात है यहाँ से क्या कॉमन निकलेगा? फिर कॉस ओमेगा टी कॉमन निकलेगा यहाँ से, प्लस कॉस ओमेगा टी क्या आएगा? a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2। ये हमारे पास इस चीज़ का फॉर्मूला आएगा इस तरह से, a1 कॉस अल्फा 1 a1 कॉस अल्फा 2 और a1 साइन अल्फा 1 a2 साइन अल्फा 2। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ, यहाँ दो चीज़ों को ऐड किया गया है। बोले काहे को? एम्पलीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कोसाइन के फंक्शन को।
है ना। तो मैं यहां लिखूंगा कि लेट a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2, ये जो आपको नजर आ रहा है इसे आप r cos डेल पकड़ के चलो, r cos डेल, हाँ डेल ही जाएगा, r cos डेल, इसे आप r cos डेल पकड़ के चलिए, है ना। अब ये डेल क्या है, तो ये रिजल्टेंट इनिशियल फेस एंगल हम लोग कह सकते हैं, ये अल्फा 1 अल्फा 2 का रिजल्टेंट है r cos डेल। इसे मैं इक्वेशन नंबर 3 देने वाला हूँ, नहीं इसे ठीक है जान। अब a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 को मैं लिखूंगा r साइन डेल, इसे आप इक्वेशन नंबर 4 दे दो। अब आप देखेंगे क्या करेंगे, आप इस जगह पे a1 cos अल्फा 1 प्लस a2 cos अल्फा 2 की जगह ये वैल्यू डालेंगे, तो मैं लिखूंगा देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा r cos डेल प्लस r cos डेल इंटू साइन ओमेगा टी, रुक जा, साइन ओमेगा टी, और उसके जगह क्या आएगा r cos डेल, और फिर उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पर cos ओमेगा टी जैसे कि वैसे, हाँ जी भाई जैसे कि वैसे। अब a1 साइन अल्फा 1 प्लस a2 साइन अल्फा 2 की जगह क्या आ गया, r साइन डेल। अब इसमें से देखो यहाँ पर मैं क्या कर सकता, r कॉमन निकाल सकता बाहर, तो r अगर मैं कॉमन निकालूँ, x इज इक्वल्स टू r साइन ओमेगा टी कॉस डेल प्लस कॉस ओमेगा टी साइन डेल। अब देखो भैया ये फॉर्मूला कैसा बन गया, फिर से बोले साइन ए प्लस बी के जैसा बन गया। क्या बनता साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, है ना। पिछली बार ये मैंने एक्सपांड किया था, ए प्लस बी लगा के एक्सपांड किया था। अब इस बार देखो इसको गौर से, इसकी जैसा दिखता कि नहीं दिखता हो, साइन ए कॉस बी तो साइन ओमेगा टी कॉस डेल प्लस कॉस ए कॉस साइन बी तो साइन कॉस ओमेगा टी साइन डेल, बिल्कुल इसके जैसा है। तो अगर किसी इक्वेशन को ऐसा घुमा के आप ऐसा लिख सकते हैं, तो आप उसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो भैया फिर मैं यहाँ लिखूंगा कि x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r साइन डेल। ये मेरे पास रिजल्टेंट इक्वेशन आ गई, जिसमें डेल क्या है, ये डेल है रिजल्टेंट फेस एंगल, है ना, रिजल्टेंट फेस एंगल जो कहा जाएगा, और कैपिटल R क्या है यहाँ पे, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, ये है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब हमें आगे क्या करना है कि रिजल्टेंट फेस एंगल और रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला बनाना है, मगर वो बनाने से पहले आपको ये सब लिखना पड़ेगा। तो ये लिख लो, ये बोर्ड एग्जाम में काम में आएगा, आपको नीट में मुझे नहीं लगता कुछ खास काम में आएगा, ये बोर्ड में आपके काम में आएगा। हाँ, वेव्स के कंसेप्ट को समझने में काम में आएगा, बस थोड़ा सा वहाँ अलग मामूली है तरीका ये वेव्स में, मगर थोड़ा सा अलग हो जाता है, वो कंसेप्चुअली ज़्यादा बेहतर समझ में आता है वेव्स का। तो रहने दे, बोर्ड वाले लिखो। लेफ्ट साइड का हो गया सभी का, जल्दी करिए। Evaluating resultant initial phase angle. Evaluating resultant initial phase angle.
रिजल्टेंट इनिशियल फेस एंगल की वैल्यू को इवेल्युएट करना। ये कैसे करेंगे? तो देखो सिंपल सी बात है, इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 3 से डिवाइड करो। इक्वेशन नंबर 4 डिवाइड बाय इक्वेशन नंबर 3। कौन है? कौन है वो? कौन नालायक हो? ये छपरी पने करना नहीं, बोल देना मैं, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज हो, है ना, क्लास चल रही ना, तो थोड़ा वो करो। अभी निकालता है थोड़ी देर से निकालता। टाइम क्या हो रहा अभी? ठीक है, अभी पता चलता, निकालता यार। चलो, अपने को निकालना है इवैल्यूएटिंग रिजल्टेंट इनिशियल फेस एंगल डेल की वैल्यू। मतलब ये कहने का कि देखो एक पार्टिकल है, जब उसने ऑसिलेशन परफॉर्म किया था तो उसका इनिशियल फेस एंगल 30 डिग्री था। दूसरा पार्टिकल उसका इनिशियल फेस एंगल 45 डिग्री 60 डिग्री जो मानना है पकड़ लो। अब आपने दोनों को मिलाकर एक SHM कंबाइन SHM बना दिया, तो अब उसका रिजल्टेंट इनिशियल फेस एंगल क्या रहेगा? तो कैसे निकालेंगे? बहुत आसान है, इक्वेशन नंबर 4 को डिवाइड कर दो इक्वेशन नंबर 3 से। तो R साइन डेल डिवाइड बाय R कॉस डेल इज इक्वल्स टू, R साइन डेल की वैल्यू क्या आएगी? A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 अपॉन A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2। R क्या हो गया? कैंसिल। साइन डेल अपॉन कॉस डेल क्या हो जाएगा? टैन डेल इज इक्वल्स टू A1 साइन अल्फा 1 प्लस A2 साइन अल्फा 2 अपॉन A1 कॉस अल्फा 1 प्लस A2 कॉस अल्फा 2। therefore del equals to tan inverse of A1 sin alpha 1 plus A2 sin alpha 2 upon A1 cos alpha 1 plus A2 cos alpha 2, है ना, इस तरह से। तो हमने देखा कि ये जो सामने फॉर्मूला हमारे मौजूद है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इनिशियल फेस एंगल। अब आगे हमको अगला जो देखना है वो है द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कैसे निकालेंगे? आपको इक्वेशन नंबर 3 और 4 को स्क्वायर करके ऐड करना है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। तो देखिए, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल इज इक्वल्स टू A1 cos अल्फ़ा 1 प्लस A2 cos अल्फ़ा 2 इसका होल स्क्वायर प्लस A1 साइन अल्फ़ा 1 प्लस A2 साइन अल्फ़ा 2 इसका होल स्क्वायर। अब देखिए आर स्क्वायर को यहाँ कॉमन निकालेंगे, इसमें साइन स्क्वायर डेल प्लस कॉस स्क्वायर डेल रह जाएगा जो कि क्या हो जाएगा 1। देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब इसको ब्रैकेट को एक्सपांड करो, A1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस A2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फ़ा 2 प्लस ट्वाइस A1 A2, इधर लेना पड़ेगा, प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस अल्फ़ा 1 कॉस अल्फ़ा 2 प्लस, अब इसको एक्सपांड करो, A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 प्लस A2 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा 2 प्लस ट्वाइस ऑफ A1 A2 साइन अल्फ़ा 1
इंटू साइन अल्फा 2। अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ, ये टर्म में से मैं a1 स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, ये टर्म में से मैं a2 स्क्वायर कॉमन निकाल सकता हूँ, और ये वाले टर्म में से मैं ट्वाइस a1 a2 कॉमन निकाल सकता हूँ। तो वो कॉमन निकाले बाद क्या होगा, कैसे बनेगा, ये देख लीजिए। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर r स्क्वायर इक्वल्स टू, इसमें से मैं a1 स्क्वायर कॉमन निकालूंगा बाहर। a1 स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद क्या बच जाएगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस, इधर ध्यान दो सब लोग, a1 स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा 1 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो 1 इंच होता तो उसको नहीं भी लिखे तो चलेगा। अब दूसरी बारी देखो, यहाँ से a2 स्क्वायर को कॉमन निकालो तो अंदर क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर अल्फा 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 2, जिसकी अगेन वैल्यू क्या होती 1। तो ये हो जाएगा a2 स्क्वायर। अब यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे आप, ट्वाइस a1 a2। तो ट्वाइस a1 a2 को आप क्या बाद में बचेगा, क्या कॉस अल्फा 1 कॉस अल्फा 2 प्लस साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2। अब ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, कॉस ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला है। कॉस ऑफ a माइनस बी क्या होता है, कॉस a कॉस b प्लस साइन a साइन b। तो ये कॉस a माइनस बी का फॉर्मूला है। तो फिर मैं यहाँ लिख सकता हूँ यहाँ पर देयरफॉर कैपिटल R स्क्वायर इज इक्वल्स टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस ऑफ अल्फा 1 माइनस अल्फा 2। अब अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 क्या है, ये फेस डिफरेंस, इनिशियल फेस एंगल में फ़र्क है ना, इसको क्या कहते हैं, फेस डिफरेंस। और इस फेस डिफरेंस को अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 को चलो मान लो फाई से इंडिकेट करता हूँ मैं। तो देयरफॉर r इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2। ये मेरे पास रिजल्टेंट फॉर्मूला आ गया है ना, सॉरी कॉस फाई रह गया, कॉस फाई अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 जो कि फेस डिफरेंस है, इनिशियल फेस एंगल में फ़र्क है ना, उसको हमने क्या कहा, कॉस फाई। अब जैसा ये देखो, अब इसमें हमें क्या कहना चाह रहे हैं, देखो इधर से कि यहाँ पर स्पेशल केसेस पढ़ेंगे हम लोग, स्पेशल केसेस। तो केस वन में देखो क्या देखने वाले हम लोग, मान के चलो केस 1 में हम लोग ये देखने वाले हैं कि फाई की वैल्यू 0 डिग्री है, इनिशियल फेस एंगल क्या है 0 डिग्री है। तो क्या होगा, तो फिर ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा है ना, आर जो है मैक्सिमम रहेगा अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2। बोले ऐसा क्यों, क्योंकि cos 0 क्या होता है 1 होता है, तो इसीलिए जस्ट 1 लिखा। तो भाई ठीक है, इसको फिर आप क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आप। देखो गौर से है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया यहाँ पे, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो जो कि क्या हो जाएगा आपका, सिर्फ a1 प्लस a2 लिखा जा सकता है ना। मतलब ये हुआ कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता था प्रैक्टिकल। देखो इमेजिन करो आप फुटबॉल है ना, बास्केटबॉल खेल रहे हैं आप है ना, देखो कॉम्बिनेशन कैसा, बास्केटबॉल को आप ऐसा छोड़ दो, वो नेचुरली ऑसिलेट करेगा, ठप टप 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 ऐसा नेचुरली ऑसिलेट करेगा। अपना हाथ भी आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये भी एक ऑसिलेशन है। अब देखो अगर मैं क्या करता हूँ, बास्केटबॉल को ऐसा छोड़ता हूँ और फिर बाद में मेरे ऑसिलेटिंग हैंड को उसके साथ कंबाइन करता हूँ मैं, तो अगर मान लो उन दोनों का डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम होने का मतलब क्या होता कि जिस वक्त ये नीचे जा रहा उसी वक्त हाथ भी मेरा नीचे जा रहा, जिस वक्त वो ऊपर आ रहा उसी वक्त मेरा हाथ भी ऊपर आ रहा, एग्जैक्ट वैसा मैच हो रहा। तो क्या होगा उस सिचुएशन में कि आपके बास्केटबॉल का एम्पलीट्यूड डबल हो जाएगा है ना। क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड डबल। अगर मान लो सब कुछ सेम है हमारा है ना, इवन अगर डबल भी नहीं बोलना चाहिए, ऐड हो जाएगा। मतलब क्या कि जो बास्केटबॉल का एम्पलीट्यूड था है कि नहीं, मान लो बास्केटबॉल 10 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो रहा था, मेरा हाथ 5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो रहा था है ना, ऐसा नेचुरली देखो इतना नेचुरली करता हूँ तो 5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे, पूरा नीचे जाके आएगा बास्केटबॉल तो 10 सेंटीमीटर। अब देखो दोनों का ऑसिलेशन कैसा हो रहा है, सेम डायरेक्शन में। अब इसको अगर मैं कंबाइन करूँ तो ये अब 15 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। बात समझ में आ रही क्या, कॉम्बिनेशन समझ में आया कि दो ऑसिलेटिंग बॉडीज मिक्स हो गए है ना, डायरेक्शन उनका पूरा फेस सेम था, तो ये 15 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा।
अगर मान लो कि दोनों भी एम्पलीट्यूड सेम था, बास्केटबॉल 10 सेंटीमीटर ऊपर नीचे जा रहा, हाथ को भी मैं 10 सेंटीमीटर ऊपर नीचे कर रहा, अब दोनों को कंबाइन करूंगा मैं तो 20 सेंटीमीटर वो ऊपर नीचे जाएगा। आएगा बस समझ में आपको, है ना। अब उसी का उल्टा केस सेकंड, फाई इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो इस सिचुएशन में क्या रहेगा, तो बोले इस सिचुएशन में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम रहेगा। कैसा रहेगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस a1 a2। अरे भैया ये समझा नहीं कैसे, अरे cos फाई की जगह 180 डिग्री डालना है, cos 180 कितना होता है, -1 होता है ना, तो ये -1 आ गया। बोलेंगे भैया ये फॉर्मूला फिर कैसा बना, बहुत अच्छा बना। अबे अच्छा नहीं बना, क्या बना, a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर बन गया। तो यानी ये एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिनिमम रहता है इस कंडीशन में, और वो कितना लिखा जाएगा, a1 माइनस a2। अब इसी बात को समझो, है कि नहीं, इसी बात को कैसे समझेंगे हम लोग, कि वही बात, अगर बास्केटबॉल की अगर मैं बात करता हूँ अगेन, कि बास्केटबॉल ऊपर नीचे जा रहा है इस तरह से, है ना। अब अगर मान लो जिस वक्त बास्केटबॉल नीचे जा रहा उस वक्त मेरा हाथ ऊपर जा रहा, और जिस वक्त बास्केटबॉल ऊपर आ रहा उसी वक्त हाथ नीचे जा रहा। तुमने देखा होगा खेलते वक्त, जब तुम घर पे बास्केटबॉल, है ना, एक आध कुछ मूवी देख के तुम भी सोचा आज हम भी बास्केटबॉल प्लेयर बन जाते, सादा रबर का बॉल लेकर आए, तुमने उससे खेलने की कोशिश की, तुमने नोटिस किया होगा ऐसा नीचे एकदम गिर गया, पूरा प्रॉपरली वो ऑसिलेट नहीं कर पाया। क्यों, क्योंकि फेस एंगल मैच नहीं हुआ, बराबर ऑसिलेशन मैच होना चाहिए था। अगर मान लो ये सिचुएशन ऐसी है कि ये हाथ ऊपर जा रहा, बास्केटबॉल नीचे आ रहा, और जिस वक्त हाथ बास्केटबॉल ऊपर आ रहा हाथ मेरा नीचे जा रहा, और अगर ऐसा करोगे तो फिर वो ऑसिलेशन ही नहीं हो पाएगा ठीक से, ऑसिलेशन डेड हो जाएगा। और एम्पलीट्यूड अगर मान लो मेरा हाथ 10 सेंटीमीटर ऊपर नीचे जा रहा था, बास्केटबॉल 5 सेंटीमीटर ऊपर नीचे जा रहा था, तो अब जो है उसका ऑसिलेशन कम हो जाएगा, है ना। इस तरह से होता है एम्पलीट्यूड। ठीक है, एक केस थर्ड है, बस ये यहां लिख देता हूं मैं, केस थर्ड, फाई की वैल्यू जो रहेगी वो 90 डिग्री रही तो क्या, फाई की वैल्यू अगर 90 डिग्री रही तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या रहेगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर रह जाएगा बस। ऐसा क्यों, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0, पूरा गायब हो जाएगा, है ना। और इस सिचुएशन में अगर मान लो गलती से कि a1 और a2 दोनों बराबर हो गए, इफ a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू a, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, √2 टाइम्स ऑफ a, है ना। ये बोर्ड एग्जाम के हिसाब से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके, उस चीज़ के लिए तैयारी करिएगा, मगर ये काम आएगा, वेव्स में भी काम में आता है ये।